नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह जो सभ्यता थी भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसके संबंध में विद्वानों में धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी भारत में एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। विद्वान लोग सोचते थे कि सिकंदर के आक्रमण के समय यानी 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में ऐसी कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब एक नई सभ्यता का पता चला। सिंधु घाटी सभ्यता यह एक नई सभ्यता नहीं थी बल्कि यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसके बाद अगला देखते हैं उत्खनन का इतिहास। उत्खनन का इतिहास में सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स मेसन जी का। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में अपनी पाकिस्तान क्षेत्र के यात्रा के दौरान सैंधव सभ्यता का पता लगाया था। एक ब्रिटिश यात्री थे, इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया था। कब किया था? 1826 में। जब ये पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा कर रहे थे उस समय इन्हें एक सभ्यता का पता चला था। इस समय उन्होंने इस पर कोई ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक नरेटिव ऑफ जर्नी में किया है। यह पुस्तक 1842 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अगला है बर्टन बंधु। अगला नाम कौन सा है? बर्टन बंधु। ये दो भाई थे, जेम्स बर्टन एवं विलियम बर्टन। 1856 ईस्वी में दो भाई जेम्स बर्टन एवं विलियम बर्टन ने लाहौर एवं कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त हुई। जब ये दोनों भाई जेम्स बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर एवं कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे उस दौरान इन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। इन ईंटों को उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए कर दिया इनका उपयोग। इस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद अगला है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला कौन सा है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका वर्णन होता है 1853 से 1856 के बीच। इन्होंने इस सब का विस्तृत शोध किया था। इस सब के बारे में विस्तृत पता लगाया था कि ये सभ्यता मिल रही तो ये कौन सी सभ्यता है, लेकिन इस पर वे ज़्यादा सफल नहीं हो सके थे। इसके बाद अगला नाम आता है सर जॉन मार्शल का 1921 में। उस समय ये भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। ये भारत के पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। इन्हीं के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसके बाद और बहुत सारे स्थल खोजे गए थे। इसके बाद अगला आता है नामकरण। अगला कौन सा है? नामकरण। इसके दो नाम आते हैं, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा और सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले 1921 में 1921 में हड़प्पा की खोज की गई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया था। तो शुरुआत में खोजे गए सभी नगर सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। शुरुआत में जो नगर खोजे गए थे वे सभी नगर सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए सिंधु नदी के किनारे था तो इसे सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसके बाद अगला देखते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के बारे में देखते हैं तो इसमें पाकिस्तान का संपूर्ण भाग शामिल था, अफ़गानिस्तान का जो पूर्वी भाग था वे शामिल थे और भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख वाले क्षेत्र शामिल थे। भारत के कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख और अफ़गानिस्तान के पूर्वी भाग, पाकिस्तान के संपूर्ण पाकिस्तान इसमें शामिल था। इसके बाद इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
और इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी थी? इस तरह से त्रिभुजाकार। इसके बाद इसका छोर देखते हैं, अंतिम छोर कौन कौन सा था। तो इसका जो उत्तर में पड़ता था, उत्तरी बिंदु था मांडा। उत्तर का अंतिम बिंदु था मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण का अंतिम बिंदु है दैमाबाद। इसके बाद इसका पूर्व देखते हैं तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास स्थित है यह। इसके बाद इधर देखें तो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान, ये इन सब का अंतिम बिंदु हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, इसके उत्तर से दक्षिण के बीच यह था 1100 किलोमीटर। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उत्तर से दक्षिण के बीच 1100 किलोमीटर फैला था, यानी उत्तर से इस तरह से यहाँ तक 1100 किलोमीटर हैं। और इधर देखें तो पूर्व से पश्चिम के बीच 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम के बीच कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। अगला है काल निर्धारण। काल निर्धारण किन किन लोगों ने कैसे कैसे किया था, काल निर्धारण देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है सर जॉन मार्शल जी का। सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता का काल बताया है। इसी तरह अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व के बीच काल बताया है। और एक पद्धति होती है किसी जीवाश्म का आयु ज्ञात करने की, तो यह पद्धति है कार्बन 14 C14। तो इसके अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच कार्यकाल है। यह जो पद्धति होती है यह जीवाश्म की आयु निकालने की पद्धति होती है। इसका समर्थन एक भारतीय ने किया था, इसका नाम है DP अग्रवाल। DP अग्रवाल जी थे कार्बन 14 के पक्षकार। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, और इंग्लिश में कहें तो प्रोटो हिस्टोरिकल एज। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है जहां लिपि का ज्ञान तो था परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद इसके जानकारी का प्रमुख स्रोत देखते हैं। तो जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खोदाई। इसके बारे में कोई ग्रंथ विशेष तो नहीं मिला है, इसके सिर्फ जानकारी का स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। यह जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, अर्थात जो हथियार थे वो पत्थर के साथ साथ कांसे की बनाए जाते थे। इसके बाद अगला है राजधानी। इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो पिगड़ जो है इसकी 2 राजधानी बताता है। एक राजधानी है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये पिगड़ के अनुसार हैं। इसके बाद अगला है सभ्यता के जन्मदाता। सभ्यता के जन्मदाता थे संभवतः भूमध्य सागरीय लोग। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमाण मिले हैं भूमध्य सागरीय लोग के, एवं द्रविड़ प्रजाति के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमाण किसके मिले हैं? सबसे पहले तो भूमध्य सागरीय लोग के, और उसके बाद है द्रविड़ प्रजाति के लोग। यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड और अल्पाइन प्रजाति के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमाण मिले हैं भूमध्य सागरीय लोग के। जो प्रमुख स्थल खोजे गए थे और वो कौन कौन से नदी के किनारे थे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा का। यहाँ स्थान दिया है, यहाँ वर्ष दिया है, यहाँ खोजकर्ता और यहाँ पर नदी तट। तो सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और ये कौन से नदी के किनारे थे? रावी नदी के किनारे। इसके बाद अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, और यह है सिंधु नदी के किनारे। अगला है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज 1931 में हुई। इसके खोजकर्ता थे गोपाल दास मजूमदार, और यह सिंधु नदी के तट पर खोजा गया है। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन की खोज 1951 से 1952 के बीच अमलानंद घोष ने की थी, और इसके खनन जो है 1961 से 1969 के बीच लाल एवं थापर ने की थी। यह घग्गर नदी के किनारे खोजा गया नगर है। इसके बाद अगला है लोथल। अगला कौन सा है? लोथल। इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव ने की थी। लोथल की खोज 1955 में रंगनाथ राव ने की थी। यह भोगवा नदी के किनारे खोजा गया नगर है। इसके बाद है बनावली। अगला कौन सा है? बनावली। बनावली की खोज 1973 में RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यह सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया नगर है। इसके बाद अगला नाम आता है राखीगढ़ी।
राखीगढ़ी 1963 में खोजा गया है। इसकी खोजकर्ता थे सूरज भान और यह घग्गर नदी के किनारे खोजा गया है। इसके बाद अगला है धौलावीरा। अगला कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा की खोज की थी बिष्ट एवं जोशी में। इसका कालक्रम नहीं दिया गया है। धौलावीरा की खोज बिष्ट एवं जोशी ने की थी। और रंगपुर की खोज रंगनाथ राव। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव। यह जो है भादर नदी के किनारे खोजा गया नगर है। इसके बाद अगला है सुतकोतड़ा। सुतकोतड़ा की खोज J.P. जोशी यानी जगतपति जोशी। यह सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया नगर है। इसके बाद अगला है रोपड़। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने सतलज नदी के किनारे की थी। इसके बाद अगला है दैमाबाद। अगला कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद की खोज प्रवरा नदी के किनारे की गई थी। यह महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगला है आलमगीरपुर। अगला कौन सा है? आलमगीरपुर। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह हिंडन नदी के किनारे हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपको इसका दूसरा वीडियो मिल जाएगा।